कुछ ज्योतिषियों ने, कुछ पंडित लोगों ने ज्योतिष को कुछ बदनाम भी कर दिया है कि वो इस तरह के उटपटांग उपाय बताते हैं कि जिनका कोई जी। लेना देना नहीं होता। जो मेंटली डिप्रेसिंग व्यक्ति होता है, जो एंग्जाइटी का शिकार होता है, एक तरीके से पागलपन। और आप ये बताइए कि चंद्रमा का पागलपन से आखिर क्या संबंध हो सकता है। तो मैं आपको ज्योतिष के आधार पर इस बात को बताने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपका मन बहुत परेशान होगा। 90% 80% चांसेस इस बात के होंगे कि आप मानसिक अवसाद के शिकार होंगे, एंग्जाइटी के शिकार होंगे, डिप्रेशन के शिकार होंगे। ये हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष विज्ञान में बता दी गई है कि चंद्रमा अगर आपका बुरा है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसका डायरेक्ट संबंध आपके मन से है, आपकी मानसिक स्थिति से है। दरअसल जो आजकल के जो अपना आपको कुछ थोड़ा सा ज्यादा विद्वान लोग समझते हैं, ज्यादा वैज्ञानिक समझते हैं, वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें केवल हिंदुस्तान में ही की जाती हैं। ज्योतिष विज्ञान जैसे सब्जेक्ट जो है वो हिंदुस्तान में ही स्टडी किए जाते हैं। लेकिन देखिए, और उन्होंने लॉजिक ये दिया कि अगर हम बृहस्पति की पूजा करते हैं या बृहस्पति ग्रह से संबंधित कोई उपाय करते हैं, तो बताइए मुझे, जो अरबों मील दूर है धरती से, तो क्या उस बृहस्पति पे कुछ असर होगा उस चीज का, उस उपाय का। सपोज करिए हम किसी को दान कर देते हैं, हम कुछ पानी में बहा देते हैं, तो बृहस्पति पे उसका क्या फर्क होगा। ओम नमो नारायण। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट एक्सपोजर में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। नमस्कार विकास शर्मा जी। नमस्कार अंकुर जी। विकास जी, आज हम ज्योतिष के संबंध में बात करेंगे। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि जैसे कि यूथ है, यूथ का झुकाव जो है साइंस की तरफ रहता है, और हर समय यूथ जो है दुनिया की इस टेक्नोलॉजी को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करता है। तो क्या वैज्ञानिक आधार पर ज्योतिष एक सत्य है? नमस्कार अंकुर जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि ज्योतिष विज्ञान पे मैं कुछ बात कहूँ। अच्छा, आपका सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष विज्ञान को हम वैज्ञानिक आधार पे कितना जांच सकते हैं, कितना देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहूँगा, और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे ऋग्वेद में 95,000 साल पहले नक्षत्रों की, ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसका जिक्र किया हुआ है। और जब नासा ने अपने सॉफ्टवेयर्स में इस बात को जांचा, चेक किया, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट पाया। तो इससे ये तो पता चलता है कि ज्योतिष विज्ञान जो है कम से कम 95,000 साल पहला है। चलिए अब दूसरा आधार आपको मैं बताता हूं। वो हर व्यक्ति जो ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, या आप किसी ज्योतिषी से भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि शनि की 7.5 साल तक चलती है। ये तो आपको पता है। अब वो 7.5 होती क्या है, देखिए, वो 2.5 साल की होती है। और शनि इतने स्ट्रांग हैं कि जब वो किसी की राशि से एक राशि पहले, जैसे आपकी राशि कर्क राशि है, तो वो जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन तीसरी राशि होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिथुन तीसरी राशि है, चौथी राशि कर्क राशि होती है, और 5वीं राशि जो है वो सिंह राशि होती है। तो अगर मिथुन राशि वाले की 7.5 शुरू होती है, तो कब से शुरू होगी? एक राशि पहले से। यानी कि जब तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि में जब शनि का प्रवेश होगा, तो उसकी 7.5 शुरू हो जाएगी। अब वो हर एक राशि में शनि जो है वो 2.5 साल रहते हैं। तो अब सारी राशियों का जो मान है, आप तो फिजिक्स के व्यक्ति हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जो सारी राशियों का मान आता है वो 360 डिग्री आता है। यानी कि आप अगर 360 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना आएगा? 12 या 36, यानी कि 30 डिग्री के आसपास आएगा वो। अब यानी कि 30 डिग्री जो शनि है वो पूरे 2.5 साल में कवर करते हैं। तो इस तरह से 2.5 साल को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 12 भाव हैं या 12 राशियां कह लो, तो लगभग 30 वर्ष का समय आता है। 360 डिग्री 12 की 12 राशियों को कवर करने में शनि को 30 साल लग जाते हैं। और मैंने आपको अभी बताया था कि ज्योतिष विज्ञान कम से कम 95,000 साल पहला तो है ही। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि कितना, अगर हम यूरोप को भी ले लें, यूरोप के वैज्ञानिकों को ले लें, या कह दें कि जब से ये 2000 साल का जो विज्ञान है, तो कितने साल हुए होंगे कि वैज्ञानिकों को या विज्ञान को इस बारे में जानकारी मिली होगी
कि शनि जो है वो पूरा का पूरा चक्कर 30 साल में लगा लेता है। 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल पहले। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब 95,000 साल पहले, चलो हम 95,000 साल को भी छोड़ देते हैं, कम से कम 5-10 हजार साल पुराने तो वेद हैं। तो अगर हम ये भी मान के चलें कि 5-10 हजार साल पहले हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे ज्योतिषविदों को पता था कि शनि जो है वो पृथ्वी से कितनी दूर है, आप जरा अंदाजा लगाइए, और वो पूरा का पूरा 360 डिग्री का चक्कर 30 साल में लगा लेता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा विज्ञान जो है वो कितना पुराना है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा। चलो ये तो मैंने आपको अपनी पुस्तकों के हिसाब से, अपनी वेदों के हिसाब से बताया, तो बहुत से लोग इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि इसकी कोई वैज्ञानिक सत्यता तो नहीं है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, हमें लगता है दरअसल जो आजकल के जो अपना आपको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा विद्वान लोग समझते हैं, ज़्यादा वैज्ञानिक समझते हैं, वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें केवल हिंदुस्तान में ही की जाती हैं, ज्योतिष विज्ञान जैसे सब्जेक्ट जो है वो हिंदुस्तान में ही स्टडी किए जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठाएंगे तो उसमें एक शब्द है ल्यूनेटिक, और ल्यूनेटिक का जो डेरिवेशन है वो ल्यूनियर शब्द से लिया गया है, और ल्यूनियर का अर्थ होता है चंद्रमा जी। ल्यूनियर का अर्थ जो है वो चंद्रमा होता है, और आप समझेंगे कि ल्यूनेटिक का मतलब भी चंद्रमा से संबंधित होगा, तो ऐसा नहीं है। ल्यूनेटिक का मतलब होता है एक तरीके से जो मेंटली डिप्रेसिंग व्यक्ति होता है, जो एंजाइटी का शिकार होता है, एक तरीके से पागलपन। और आप ये बताइए कि चंद्रमा का पागलपन से आखिर क्या संबंध हो सकता है? तो मैं आपको ज्योतिष के आधार पर इस बात को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ज्योतिष में अगर जो चंद्रमा है, हमारे यहाँ 9 ग्रहों की बात की है, वैसे तो 7 ग्रह हैं, राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, लेकिन उन्हें भी ग्रहों की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा का सबसे अधिक जो असर हमारे शरीर पे होता है वो हमारे मन पे होता है। और अगर किसी भी तरह से आपका चंद्रमा पीड़ित है, देखिए मैं साधारण से शब्दों में कहूंगा क्योंकि आप ज्योतिष की जानकारी तो रखते नहीं है, उस पर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, या वो नीच का है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपका मन बहुत परेशान होगा। 90% 80% चांसेस इस बात के होंगे कि आप मानसिक अवसाद के शिकार होंगे, एंग्जाइटी के शिकार होंगे, डिप्रेशन के शिकार होंगे। ये हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष विज्ञान में बता दी गई है कि चंद्रमा अगर आपका बुरा है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसका डायरेक्ट संबंध आपके मन से है, आपकी मानसिक स्थिति से है। अब आप बताइए मुझे, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ल्यूनेटिक शब्द को पागलपन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये ल्यूनेटिक शब्द जो है वो कहां से आया है? वो एस्ट्रोलॉजी से आया है। जब कभी यहां भारत से ज्योतिष विज्ञान जो है यूरोप में गया, तो उन्होंने भी ल्यूनियर का एक दूसरा डेरिवेशन किया, ल्यूनेटिक। तो आप इस बात को वैज्ञानिक आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ है। विकास जी, ज्योतिष के बारे में जो भी आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मेरे मन में एक प्रश्न और आ रहा है, जो ज्योतिष हम पढ़ते हैं या अपने बारे में जानने के लिए जाते हैं किसी ज्योतिष के पास, वो हमें समाधान बताते हैं, क्या सच में वो समाधान काम करते हैं? आज तो अंकुर जी आप मुझ पे जो है बहुत सारे सवालों की वर्षा करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके जो सवाल है वो बिल्कुल साइंटिफिक और बहुत लॉजिकल सवाल है। दूसरा सवाल भी आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स, हमारे जो ज्योतिषी हैं, वो जो उपाय बताते हैं, तो क्या उन उपायों का कुछ असर होता है, उनमें कुछ सुधार होता है? तो ऐसी एक स्थिति मेरे सामने आई थी। मैं एक बार जो जावेद अख्तर जी हैं, बहुत अच्छे हमारे बॉलीवुड के लिरिसिस्ट रहे हैं, उन्हें सब जानते हैं। तो जावेद अख्तर जी ने भी जो है एक तथ्य दिया। दरअसल वो एस्ट्रोलॉजी को गलत साबित कर रहे थे, और उन्होंने लॉजिक ये दिया कि अगर हम बृहस्पति की पूजा करते हैं या बृहस्पति ग्रह से संबंधित कोई उपाय करते हैं, तो बताइए मुझे, जो अरबों मील दूर है धरती से, तो क्या उस बृहस्पति पे कुछ असर होगा उस चीज़ का, उस उपाय का? सपोज करिए हम किसी को दान कर देते हैं, हम कुछ पानी में बहा देते हैं, तो बृहस्पति पे उसका क्या फर्क होगा? तो मैं आपको बताऊं। देखिए, पहले तो ग्रहों पे कोई, जितने भी उपाय हम करते हैं उनका ग्रहों पे कोई प्रभाव नहीं होता। ग्रहों पे प्रभाव कैसे होगा बताओ? उसका उपाय हमारे शरीर पे होता है।
देखिए, जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय एक विशेष नक्षत्रों की स्थिति होती है और वो स्थिति तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को तय करती है। वो एलिमेंट्स जो ग्रह जैसा स्थिति में था आपके जन्म के समय, उसी तरह का एलिमेंट आपकी बॉडी में होगा। अब जो भी उपाय आप करते हैं, बहुत सारे उपाय साइंटिफिक भी हैं और बहुत सारे उपाय मैं क्या कहूँगा, देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, कुछ ज्योतिषियों ने, कुछ पंडित लोगों ने ज्योतिष को कुछ बदनाम भी कर दिया है कि वो इस तरह के उटपटांग उपाय बताते हैं कि जिनका कोई लेना देना नहीं होता है ना अंकुर जी। जी जी जी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ उपाय जो है वो तो वैज्ञानिक होते हैं और कुछ दूसरे उपाय उनका भी प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव कैसे होता है ये देखिए जरा। देखिए, सपोज करिए आपको आपके चंद्रमा में कोई दिक्कत है, उसमें कुछ कमी है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है आपकी कुंडली में, तो आपको जो उपाय बताए जाएंगे वो अधिकतर पानी से संबंधित उपाय बताए जाएंगे। अब मैं वैज्ञानिक आधार पर फिर से आपको बताता हूं कि चंद्रमा का जो संबंध है वो ज्यादातर पानी से है। देखिए, यहाँ पे जब भी ज्वार भाटा वगैरह आता है तो उसका कारण ये होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। हालांकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन ये जानकारी सब बच्चों को होती है। इवन जो 10th क्लास के बच्चे हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से जानकारी होती है। तो पानी पे उसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। अब हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में पानी को, आग को इतना महत्व क्यों दिया गया है कि आपने इस बात को कभी समझा है? देखिए, ये तो बताया गया है कि पानी जीवन है और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये तो कोई आप अलग बात नहीं बता रहे हैं कि पानी जीवन है, पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और छिपी है। दरअसल पानी जीवन तो है, लेकिन इसका एक थोड़ा सा अलग जो महत्व है वो ये भी है कि आज विज्ञान इस बात को मान रहा है कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है और अगर आप पानी में अपना चेहरा देखें तो पानी कहीं ना कहीं उस मेमोरी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका प्रभाव होता है। देखिए, यहां तक तो विज्ञान पहुंचा नहीं है और नहा कि वो कैसे बता सके उसका क्या प्रभाव होता है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो पानी से संबंधित उपाय बताए गए हैं वो उसका कारण यही हो सकता है कि पानी जो है अपने आप में एक तरह से लिविंग बीइंग और एक आप कह लो कि एक इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। तो पानी से संबंधित उपाय तो ये हो गए और मैं आपको फिर भी बताता हूं। देखिए, उपाय कैसे काम करते हैं। सपोज करिए कि आपकी कुंडली में राहु जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। वैसे तो राहु जो है बुरे प्रभाव भी देता है, लेकिन कहीं कहीं अच्छे प्रभाव भी देता है। राहु जो है वो दूसरे भाव में बैठ जाता है और अच्छी स्थिति में नहीं है, तो दूसरा भाव जो है वो वाणी का भाव होता है। तो वो आपको भ्रमित करेगा, भ्रम में डाल देगा। और आपकी वाणी खराब कब होगी? जब आप भ्रम में होंगे, क्रोधित होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, उससे आपकी वाणी पे भी प्रभाव पड़ेगा। अब वाणी पे प्रभाव के साथ साथ ही उस घर को जो है वो एक तरह से कुटुंब का घर भी कह दिया गया कि कुटुंब पे भी प्रभाव पड़ेगा। जब आप कड़वे बोलने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है आपके मित्र, आपके परिवार वाले, जितने भी आसपास के लोग हैं वो आपको गलत समझेंगे। लेकिन हालांकि वहां का बैठा जो राहु है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बुरे होते हैं, लेकिन आपकी बात पे विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि गुस्से में कई बार आप कुछ अजीबोगरीब बोल देते हैं जिसका आपको भी नहीं पता होता कि मैंने क्या बोल दिया। अब उस राहु की स्थिति को ठीक करने के लिए आपको जो ज्योतिष आचार्य हैं, जो ज्योतिषी है, वो कुछ इस तरह के उपाय बताएंगे कि आप एक काले कुत्ते को रोटी खिला दो, काले कुत्ते को दूध पिला दो, ठीक है, अपने छत की साफ सफाई रखो, गंदगी ना रखो। तो आप मुझे खुद बताइए कि जब आप किसी भूखे व्यक्ति को या जानवर को या कुत्ते को जब अपने सामने बैठ के दूध पिलाएंगे और खाना खिलाएंगे तो क्या उसका प्रभाव आपके मन पे नहीं पड़ेगा? बताइए अंकुर जी। जी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। 100% अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी और जो राहु आपके मन को नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान कम होगा। तो ज्योतिष इस तरह से काम करते हैं, लेकिन तब वो तभी काम कर, ज्योतिषी उपाय जो है वो इसी तरह से काम करते हैं, लेकिन वो काम तभी करते हैं जब आप पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें करें। अब श्रद्धा, देखिए आप वैज्ञानिक व्यक्ति हैं तो इस श्रद्धा को मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर भी बताना चाहूंगा। आपने किताब पढ़ी होगी जी, रोंडा मोंड की लिखी हुई किताब है, किताब का नाम है द सीक्रेट के नाम से। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है, आकर्षण का सिद्धांत। तो जिस चीज को हम पूरे मन से और पूरी गहराई से चाहते हैं तो वो चीज यूनिवर्स हमें देता है। यही बात यहां पर भी लागू होती है। अगर कोई पंडित, कोई ज्योतिषी आपको कोई उपाय बताते हैं और आप पूरी श्रद्धा से
उस उपाय को करते हैं तो 100% उसका असर आपके मन पे होता है, आपके जीवन पे भी होता है, और जो मुश्किल स्थिति है उसे लड़ने की क्षमता आप में आती है तो टल जाती है। इस तरह से प्रभाव जो है काम करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, साथ साथ एक बात का जवाब और दूंगा कि हमें जो ज्योतिषी है वो मुहूर्त के बारे में भी ज्योतिष विज्ञान हमें बताता है कि इस काम को करने का ये मुहूर्त होता है, इस काम को करने का ये मुहूर्त होता है। तो कुछ लोग समझ सकते हैं क्या हर काम को करने से पहले में मुहूर्त देखना आवश्यक है? तो ये देखिए 100% तो ठीक नहीं है कि भाई छोटे छोटे काम अब आप करेंगे और उससे पहले आप मुहूर्त जानने जाएंगे तो फिर तो काम हमारे हो लिए। लेकिन बहुत बड़ा काम, कोई स्थायी काम अगर हम अपने जीवन में कर रहे हैं तो मुहूर्त के हिसाब से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए अंकुर जी? अच्छा, तो अंकुर जी अब आप बताइए जी। कि अगर सपोज करिए कि कोई व्यक्ति मानसिक अवसाद का शिकार है, एंग्जाइटी में है, परेशानी में है, और उसे मैं या आप कह दें कि अपने घर में काले रंग का पेंट करा ले या काले रंग का पेंट करा के उस कमरे में रहना शुरू कर दे, तो क्या आप समझते हैं कि वो ठीक हो गया, उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी? ये तो बिल्कुल बात सही है। आदमी तो बिल्कुल जो है वो निराशाजनक स्थिति में आ जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए कि अगर हम दिन में तो सोना शुरू कर दें और रात में काम करना शुरू कर दें और ऐसी ही व्यवस्था अगर दुनिया में हो जाए तो आप क्या बताइए, क्या दुनिया चल पाएगी? आप ऐसा समझते हैं? विकास जी, स्वास्थ्य जो है हमारा वो खराब होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ज्योतिष में मुहूर्त यही है। देखिए, जब हमारे एक आम आदमी भी बिना किसी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के, बिना किसी ज्योतिष से संबंधित जानकारी के बिना जो है वो जानता है कि सुबह को हमें जल्दी उठना चाहिए, सुबह को नहाना चाहिए, पूजा पाठ का काम भी सुबह को करना चाहिए, और आपने देखा होगा कि दोपहर में मंदिर भी कोई नहीं जाता। तो क्या सब ज्योतिष के जानकार हैं? नहीं। ये कई फीलिंग्स तो हमें अंदर से आती है, लेकिन कुछ थोड़ा सा और गहराई में जाके ग्रहों की स्टडी करके जो ज्योतिषी है वो हमें इस बारे में बता देते हैं। तो ये मुहूर्त होता है अंकुर जी। मुहूर्त का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल अंधविश्वासी हो जाए, इस तरह से मुहूर्त काम करता है। शर्मा जी, आपकी बातों का मेरे मन पे बहुत असर हुआ है। तो मेरे मन में भी जो है जिज्ञासा है कि मैं भी ज्योतिष जो है वो सीखूं। क्या इसके लिए मुझे कुछ कृत्य करना पड़ेगा, धार्मिक कृत्य करना पड़ेगा? एक पंडित जी के पास में गया था तो उन्होंने कहा था कि 1 महीने तक तुम्हें जो है एक धार्मिक जो है वो कृत्य करना पड़ेगा, तभी आप जो है सीख पाओगे। या बुक जो है वो भी एक समाधान है कि मैं बुक पढूं, उससे सीख पाऊं। बताइए विकास जी। देखिए अंकुर जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप ज्योतिष विज्ञान सीखना चाहते हैं तो जिन पंडित जी ने आपको कहा कि आपको साधना करनी पड़ेगी, कुछ धार्मिक कर्तव्य धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ेंगे, कोई धार्मिक कृत्य करने जी जी पड़ेंगे, जी। तो मैं देखिए उस बात का खंडन तो पूरी तरीके से नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए कोई साधना करनी पड़े, कोई कुछ ऐसा काम करना पड़े। एक पैंट शर्ट में देखिए, आप मुझे देखिए, मैंने कोई रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी हुई है, या मेरा जो आउटलुक है वो ऐसा नहीं है कि पंडितों वाला है, या मैंने कोई बहुत बड़ा चोटा रखा हुआ है और यहाँ पे बहुत बड़ा तिलक लगाया हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि तिलक लगाना गलत है, लेकिन कोई भी विज्ञान देखिए, अगर आप गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, तो क्या आउटलुक ऐसा होना चाहिए कि आप मैथमेटिशियन नजर आए? और अगर आप फिजिसिस्ट हैं तो तब भी ऐसा कोई आउटलुक नहीं बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए एक फिजिसिस्ट का, एक मैथमेटिशियन का। तो ये जो मिसकंसेप्शन ज्योतिष के बारे में बताए गए हैं वो मैं उन्हें ठीक नहीं समझता। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आराम से सीख सकते हैं। अच्छा, रही बात ये कि आप किताबों से ज्योतिष सीख सकते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि किताबों से आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते? इसका सीधा सा कारण है। देखिए, एक बहुत बड़े एसेइस्ट थे फ्रांसिस बेकन, वो ऐसे लिखा करते थे और इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में उनका बहुत बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बुक्स परफेक्ट नेचर बट दे आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। कि बुक्स जो है वो नेचर को तो परफेक्ट करती हैं, आपको जानकारी तो देती जी। हैं, लेकिन बट दे आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। लेकिन उन्हें एक एक्सपीरियंस आदमी ही परफेक्ट कर सकता है और एक एक्सपीरियंस आदमी ही उनसे फायदा उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 9th या 10th क्लास में होंगे तो इंग्लिश ग्रामर की या फिजिक्स की या मैथ की इतनी मोटी मोटी बुक्स हुआ करती थी। आज आप उसे शुरू से पढ़ना शुरू कर दें, आप कहेंगे कि अगर आप शुरू से पढ़ेंगे आपको कभी भी जिंदगी में मैथमेटिक्स नहीं आ सकता, इंग्लिश नहीं आ सकती। तो टीचर आपको क्या बताता है कि पहले आप इसमें से क्या चीज पढ़ें,
मैं अंकुर जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही। वो आपको बताएंगे कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ ये पुट करो। अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू कर दे तो पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि ये फॉर्मूला कब इजाद हुआ, किसने इजाद किया, कौन सी शताब्दी में इजाद हुआ। तो दैट्स वो बिल्कुल कंप्लीट और आपको भ्रम में डाल देगी, आप कभी सीख नहीं सकते। तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो आपको बता सकता है कि ज्योतिष विज्ञान सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, तो आप 2-3 महीने की स्टडी में कुछ चीज़ें आपको ज़बानी याद रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, और थोड़े से अभ्यास से आप याद भी कर लोगे। उसके बाद जो है आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, जितना अधिक से अधिक कुंडलियाँ देखेंगे, आप उस काम में धीरे धीरे एक्सपर्टाइज आपको होती रहेगी। विकास जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है कि हमारे जो व्यूवर्स ने पूछा है कि अगर हमारी जन्मतिथि नहीं है, समय हमारे पास नहीं है, मतलब कि जन्मतिथि याद नहीं है, समय याद नहीं है, तो फिर हम ज्योतिष से कैसे समाधान करें? देखिए अंकुर जी, ये आपने एक थोड़ा सा बड़ा सवाल पूछ लिया। इस सवाल का जवाब दे पाना जो है बहुत थोड़े से टाइम में तो नहीं, और आपका वीडियो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या उसके पास टाइम नहीं है, या फिर उसके पास प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, जानकारी नहीं है यानी कि अपने बर्थ के बारे में, टाइम के बारे में, तो एक प्रश्न कुंडली बनती है। वो साथ के साथ बनती है। जिस समय कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, उसे कोई भी प्रश्न पूछना हो तो वो साथ के साथ प्रश्न कुंडली बनती है। तो उस प्रश्न कुंडली के आधार पर काफ़ी चीज़ें बताई जा सकती है, मैं इसको मानता हूँ। विकास जी, अगर हमारा कोई व्यूवर्स जो है आपसे कुंडली बनवाना चाहता है और आपसे कुछ अपने मन का जो है प्रश्न पूछना चाहता है ज्योतिष में, तो आपकी फ़ीस क्या है? वैसे तो ज्योतिष विज्ञान को मैं एज ए प्रोफेशन ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं लालच की वजह से इससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन जो भी मुझे इस प्रोफेशन से कमाई होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसे समाज के किसी उपयोग के लिए खर्च करूँ। तो इसलिए मुझे छोटी एक फ़ीस तो रखनी पड़ती है। अगर कोई अपनी जन्म पत्री से संबंधित परामर्श चाहता है, या अपनी जन्म पत्री बनवाना चाहता है, या किसी भी तरह का सवाल ज्योतिष से संबंधित पूछना चाहता है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, और एक छोटी सी फीस 500 रुपये इसमें रखी गई है। और व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे जो है अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो भी ज्योतिष में चाहिए, अब दोबारा से बता देता हूँ, जहाँ आपका जन्म हुआ वो, आपका जन्म कौन सी तारीख को हुआ, और आपके जन्म का समय क्या था, सुबह था या शाम था, और एक आपका नाम। ये आप मुझे भेज सकते हैं और अपनी समस्या भी नीचे लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और हमसे जुड़े रहने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमो नारायण।